Welcome back to all the viewers. Today we will discuss about the reforms that has been taken into the Indian agriculture. As earlier we have discussed about the problems faced by the Indian agriculture. Now it is the time to check about the agrarian reforms or reforms in Indian agriculture. सो रिफॉर्म वाला जो बात है उसको हम लोग एक चार्ट के थ्रू जो है ईजिली देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। तो जो रिफॉर्म्स लिए गए थे वो एक्चुअली तीन पार्ट्स में लिए गए थे, मतलब तीन तरीके से लिए गए थे, जिसमें आपका फर्स्ट ऑफ ऑल था टेक्निकल रिफॉर्म, पहला आपका टेक्निकल रिफॉर्म था। दूसरा हमारे पास जो रिफॉर्म अवेलेबल था वो था इंस्टीट्यूशनल, रिफॉर्म। और तीसरा जो हमारे पास रिफॉर्म अवेलेबल था इन इन दोनों के मतलब अलावा, यानी एक तो आपका ये हो गया टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल के अलावा था वो था जनरल रिफॉर्म्स। जनरल तरीके से क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे, तो हम एक एक करके आज सबको, हमारा यही टॉपिक रहेगा, आज सबको हमको देखना रहेगा क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए और किस तरीके से लिए गए हैं, तो उसके बारे में हमको पूरा डील करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम टेक्निकल रिफॉर्म्स को देख लेते हैं कि टेक्निकल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए थे। तो सबसे पहला रिफॉर्म जो था यहाँ पे टेक्निकल रिफॉर्म्स में वो था हमारा, हम देख लेते हैं ऐसे करके, वो था हमारा यूज़ ऑफ HYV सीड्स। यानी सबसे पहले जो रिफॉर्म लिया गया था वो क्या था कि हम यूज़ करने लगे थे HYV सीड्स को। यानी अर्लियर वी वर नॉट यूजिंग HYV सीड्स, क्योंकि उस समय मौजूद भी नहीं था। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में पहले तो हम यही किए कि हम HYV सीड्स का जो है यूज़ करना स्टार्ट कर दिए। चलिए, HYV सीड्स में आपको पता है हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होते हैं जिसमें प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद दूसरा जो हमारा जो रिफॉर्म इस सेक्टर में लिया गया था वो था यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र्स। पहले जो हम लोग यूज़ करते थे वो केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे। पहले जो हम यूज़ करते थे वो हमारे पास जो जनरल फर्टिलाइज़र्स हुआ करते थे ना खेतों में, उसका यूज़ करते, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करते थे। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि हम अब यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट करने लगे कि हम अब यूज़ करेंगे कि भाई हमारे पास जो भी केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं हम उनको भी इस्तेमाल में लेंगे। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ किया जाने लगा खेतों पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है वो है आपका, फिर यहाँ पे भी है यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स मतलब कीड़ा मारने वाला जो आता है दवा, वो इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स फॉर कंट्रोलिंग द पेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे तीसरा हमने टेक्निकल रिफॉर्म में क्या किया कि हम इस्तेमाल करने लगे जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं, कीड़ा मारने वाला और पेस्ट कंट्रोल करने वाला जो भी दवाइयाँ होती थी, जो भी केमिकल्स होते, तो उसको हम लोग यूज़ करने लगे अपने खेतों पे, ताकि क्योंकि कई बार अक्सर फार्मर जब खेत लगाने के बाद जो है काफ़ी बार ये देखा गया है कि कीड़े जो है पूरा का पूरा फसल तबाह कर देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले अभी तक हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा था कि टिड्डे उड़ रहे थे, पूरे का पूरे फसल जो है बर्बाद कर दे रहे थे। उसी तरीके से तो उस टाइम भी होता था। तो कई बार किसान जो है पूरा मेहनत करने के बावजूद उसको अपने मेहनत का पूरा वो नहीं मिल पाता था, क्योंकि वो फसल ही जब सही नहीं रहेगी तो फिर दिक्कत उसमें क्रिएट हो जाती थी। उसके बाद हमारे पास है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ये तो काफ़ी लेट में इम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि हमारे फार्मर्स जो थे वो थोड़े अलग ही सोच के थे।
उनका जो लुक था वो कन्वेंशनल लुक था, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। तो इसमें क्या था, इसमें दबाव डाला गया, स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन, यानी कन्वेंशनल मेथड्स को छोड़ के हम साइंटिफिक कल्टीवेशंस की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है कि इट्स रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड देयर क्वालिटी, यानी जो क्रॉप हम ले रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या होगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, क्रॉप रोटेशन, सिलेक्शन ऑफ सीड, फिर आपका यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ये सारा कुछ जब हम करते हैं तो यही हमारा साइंटिफिक वो हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। कन्वेंशनल में क्या है कि भाई जो भी काऊ डंक वगैरह का यूज़ करके जो है मतलब एज अ फर्टिलाइज़र बनाते थे पहले के किसान, तो ऐसा ना करते हुए हम लोग क्या करेंगे, साइंटिफिक तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे। और इस कनेक्शन में फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, यानी यहाँ पे जो है एक चीज़ और किया गया था कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसमें क्या है, इसी के साथ ही साथ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी IRDP भी जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, जो कि स्पीड जो कि ग्रोथ इन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, एग्रीकल्चर ग्रोथ को बढ़ावा दिया काफ़ी ज़्यादा। अभी तक जो है 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जो है इसको प्रमोट करने में लगी हुई हैं, यानी IRDP जो था आपका उसको प्रमोट करने में लगभग 23 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ आर इंगेज्ड। तो इसमें दो चीज़ें हो गई। पहला तो आपका जो है, पहला चीज़ जो हमारा इसमें था वो था आपका कि इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम जो है, इंटेंसिव IAAP लिख देता हूँ मैं, IAAP, इंटेंसिव एग्रीकल्चरल एरिया प्रोग्राम, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो था आपका वो था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी IRDP। तो ये दो टाइप के और प्रोग्राम्स हो गए जिसको काफ़ी ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटीज़ जो है लगभग 23 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ अपने अपने कोर्स वर्क में जो है इसको शामिल करके पढ़वा रही हैं बच्चों से। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप का रिफॉर्म है वो था आपका मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो रिफॉर्म था वो था मैकेनाइज्ड कल्टीवेशन मीन्स, मैकेनाइज कल्टीवेशन कह सकते हैं हम। तो मैकेनाइज कल्टीवेशन का मतलब था कि कुछ मेजर्स ऐसे भी लिए गए थे टेकन टू पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ एग्रीकल्चरल मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स, यानी ऐसे मेथड्स लिए गए कि हम ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और तमाम इस तरीके के मशीन्स को हम क्या करें, वो कर पाएँ, पॉपुलराइज कर पाएँ। टू इनेबल द स्मॉल फार्मर्स टू बाय एग्रीकल्चरल मशीन्स, चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ को भी जो है दिया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई जिसमें जो है फार्मर्स को काफ़ी चीप में लोन दिया गया ताकि वो जो है इन प्रोडक्ट्स को जो है वो ख़रीद पाएँ। तो उससे कहीं ना कहीं पे जो है जो किसान थे उनको कहीं ना कहीं एक पुश मिला। उसके बाद हम देख लेते हैं अपना इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ते हैं कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए हम देखते हैं, सबसे पहली बात जो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में है वो है एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज को बिचौलिया भी कहते हैं, बिचौलिए जो बीच में आपके मालिक, होलसेलर और कंपनी और रिटेलर के बीच में, या कंपनी और कस्टमर के बीच में जो लोग बीच में रहते हैं उनको बिचौलिए कहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरमीडियरीज़ के बारे में कहा जा रहा है कि इंटरमीडियरीज़ को बीच में से हटाया गया। इंटरमीडियरीज़ का मतलब जो होता है कि जो पॉपुलरली जो है हमारे ज़मींदार हुआ करते थे, ज़मींदार ही जो थे वो बीच में इंटरमीडिएट्स का काम करते थे, क्योंकि गवर्नमेंट कोई पॉलिसी और कोई भी प्रोग्राम बना के बेसिक ज़मींदार अपने यहाँ रख लेता था, और फिर ज़मींदार जो है बिचौलिए काम करते वो चीज़ इम्प्लीमेंट करवाता था, अपने जो भी उसका गांव है उसमें इम्प्लीमेंट कराता था। तो इससे फिर बड़ा दिक्कत होता था, जो टेनेंट्स होते थे उनको दिक्कत होता था। तो इस वजह से सरकार ने जो है इस बीच में से जो है ज़मींदार का जो रोल था उसको धीरे धीरे ख़त्म ही कर दिया। फिर नेक्स्ट में जो किया गया वो था आपका रेगुलेशन ऑफ रेंट, यानी रेंट का रेगुलेशन किया जाने लगा। ये आपका दूसरा था कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव, यानी बहुत ज़्यादा यानी एक्सेस वाला जो रेंट लिया जाता था उसको हमने ख़त्म करने की कोशिश की, उसको गवर्नमेंट ने ख़त्म करने की कोशिश की और फिक्स किया गया
कि ऐसा है कि जो एक्सेसिव रेंट लिया जाता है उसको फिक्स करके जनरली उसका 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रॉप लिया जाता है, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/3 ऑफ वैल्यू ऑफ क्रॉप, या क्रॉप वैल्यू का 1/3 जो है हिस्सा मैक्सिमम लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कितना भी रेंट मांगोगे तो बस जो भी क्रॉप प्रोडक्शन हुआ है उसके वैल्यू का 1/3 से ज़्यादा आप नहीं मांग सकते। उसके बाद फिर हमारे पास जो था वो था आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो नेक्स्ट जो था इसमें वो था आपका कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स में तो सिंपल था कि मतलब कि जो स्टेप्स लिए गए थे, इनिशिएटिव स्टेप्स हैव बीन इनिशिएटेड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, यानी जो होल्डिंग्स सबके ज़्यादा ज़्यादा लोगों के पास थे उसको जो है काफ़ी ज़्यादा स्कैटर्स जो थे उनको कम किया गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो था वो था कि हमने लैंड सीलिंग को जो है लैंड सीलिंग इम्प्लीमेंट किया। लैंड सीलिंग बोलते हैं, या लैंड होल्डिंग्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड। लैंड सीलिंग का मतलब होता है कि हम क्या करेंगे, किसी तरीके का जो है साइज़ में जो है रोक लगा देंगे कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन ना रख पाएँ, एक लिमिट लगा देंगे। और उसके बाद जो सरप्लस लैंड बचेगा गवर्नमेंट उसको क्या करती थी, गवर्नमेंट उसको जो गरीब किसान होते थे उनको ट्रांसफ़र कर देती थी। तो ये भी एक अच्छा पॉलिसी रहा गवर्नमेंट का देखने के लिए। उसके बाद हमने कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी काफ़ी बढ़ावा दिया कि कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस लोग खोल पाएँ और उसमें जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ को जो है पूरा कर पाएँ। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक्टिविटीज़ को जो है हमने बढ़ावा दिया। कोऑपरेटिव फार्मिंग में जहाँ 10 लोग से ज़्यादा मिलके एक अपना सोसाइटी बना लेते तो उसके बेसिस पे काम करते थे, तो वो भी काफ़ी अच्छा चला। अब बात करते हैं जनरल रिफॉर्म्स की। तो जनरल रिफॉर्म्स में देखा जाए तो जनरल रिफॉर्म्स में जो सबसे पहला है वो आपका इरिगेशन फैसिलिटी को हमने एक्सपेंड किया। यानी हमने सबसे पहला जो जनरल रिफॉर्म्स में कोई काम अगर किया था तो वो आपका जो है इरिगेशन फैसिलिटीज़ को जो है वो किया था, बढ़ावा दिया गया था। क्योंकि काफ़ी सारा एरिया हमारा अभी भी जो है इरिगेशन प्रॉपर नहीं पा पाता है और हम लोग अभी भी डिपेंडेंट होते हैं रेनफॉल पे ही। तो पहला तो स्टेप यही लिया गया। दूसरा लिया गया प्रोविज़न फॉर क्रेडिट, यानी क्रेडिट अवेलेबिलिटी कराने का जिम्मेदारी लिया गया सरकार द्वारा कि हम क्रेडिट जो उधार है लोगों किसानों को वो अवेलेबल कराएंगे एट चीप इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि एक्चुअली महाजन्स और साहूकार के पास जब लोन वगैरह लिया जाता था टेनेंट्स के द्वारा या जो वर्कर्स होते थे जो किसानों के द्वारा, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे, जिससे कि फिर वो इंटरेस्ट ही देते रह जाते थे, प्रिंसिपल अमाउंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। उसके बाद है रेगुलेटेड मार्केट्स फिर बनाए गए, यानी मार्केट को रेगुलेट किया गया, रेगुलेटेड मार्केट्स, ताकि उनको लूटा ना जा सके। जो हमारे किसान थे उनको किसी तरीके से वो ना कर पाए। और इसी के साथ साथ हमने कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी चालू की। जैसे वहाँ कोऑपरेटिव फार्मिंग देखा था इंस्टीट्यूशन में, उसी तरीके से जनरल रिफॉर्म्स में कोऑपरेटिव मार्केटिंग का भी स्टार्ट हुआ गया। कोऑपरेटिव मार्केटिंग मतलब जब सामान अब बिकेगा तो कुछ किसान जो है मिलके अब सामान बेचना स्टार्ट कर दिए थे। पहले जैसे कि वो सिंगल बेचते थे, तो अब उनको ऑप्शन दे दिया कि आप मिल के भी जो है बेच सकते हैं अपने सामान को। तो कोऑपरेटिव मार्केटिंग भी स्टार्ट हो गया उसी तरीके से, काफ़ी अच्छा रहा। क्रेडिट वगैरह देने के लिए जैसे नाबार्ड वगैरह को सेट किया गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को सेट किया गया कि वो जो है अब क्रेडिट अवेलेबल कराएगी। ये 1982 में इसको बनाया गया था, 12 जुलाई 1982 में। तो इसका जो मेन रोल था वो जो है, या मैं नाबार्ड भी लिख दे रहा हूँ, ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट देने के लिए ही ये बनाया गया था 12 जुलाई 1982 में, कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट जो है ईज़िली पहुँचा पाए। उसके बाद जो है सरकार ने जो आखिरी चीज़ इसमें किया था वो लागू किया था MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या प्राइस सपोर्ट पॉलिसी जो हम कहते हैं वो। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी कहते हैं। इसमें क्या था कि कम से कम आपको इतना जो है गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दिया आपके जो फार्मर्स को कि कम से कम आपको इतना मिलेगा। मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसका प्राइस कम से कम इतना रखिए, अदरवाइज़ अगर कोई नहीं लेता है देन गवर्नमेंट विल परचेज द होल लॉट ऑफ फार्म प्रोडक्ट फ्रॉम द फार्मर।
ऐसा गवर्नमेंट का एक पॉलिसी बनाया गया था। काफ़ी हद तक अच्छा पॉलिसी भी था, जिससे कि मान लीजिए किसानों को लूटे जाने से बचने के लिए काफ़ी अच्छा पॉलिसी बनाया गया। तो ये हमारे पास 3 टाइप के रिफॉर्म्स हो गए, टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल और जनरल रिफॉर्म्स। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, कुछ बात करेंगे हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशंस पे। वी विल टॉक अबाउट द अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड ऑल्सो अबाउट द फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। So thank you for watching this video.